मैं आप लोगों के लिए लाइट का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखने से पहले आप इस ग्लास को देखिए। ग्लास के अंदर पेट्रोल है और उसके नीचे वाटर है और उसके अंदर मैंने क्या डाला, एक मार्कर डाला। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मार्कर है वो तीन तरह का दिख रहा होगा। एक एयर में जो कि इसका एक्चुअल साइज है, उसके नीचे पेट्रोल में जो कि थोड़ा सा बड़ा है, और उसके नीचे वाटर में जो कि वो एकदम मोटा सा दिख रहा है, थिकनेस उसका क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये जो फेनोमेनन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है लाइट के एक फेनोमेनन की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं क्या होता है? तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में जाता है तो वो अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट होता है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक लाइट रे किसी एक मीडियम ये दो अलग अलग मीडियम है, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। तो ये इसके इंटरफेस पे स्ट्राइक किया, तो जब ये दूसरे मीडियम में गया तो जो इसको ऐसे स्ट्रेट जाना था तो ये स्ट्रेट ना जा करके अपने पाथ से क्या हो गया है, डेविएट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट रे स्ट्राइक करता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट रे रिफ्रैक्ट करके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और जो हमारा इंटरफेस पे जो हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल रे होता है। तो देखिए आप अगर इस डायग्राम में देखिएगा तो जो लाइट रे है वो किधर गया है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन आप इस डायग्राम में देखिएगा तो लाइट रे किधर गया है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों गया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मेरे क्लास में कोई बच्चा है सबसे तेज हो, पर अगर हम उसमें शहर भर की बात करें तो वो सबसे तेज नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो शहर भर में सबसे तेज हो, लेकिन अगर जो शहर भर में सबसे तेज है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो स्टेट भर में सबसे तेज है। कोई स्टेट भर में सबसे तेज है तो हम उसको नेशनल लेवल पर सबसे तेज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यही होता है रिलेटिव, कि जो मतलब कि अभी के प्रेजेंस में सबसे हाईएस्ट है तो वो हो नहीं सकता कि वो दूसरे के कंपैरिजन में कम हो जाए। तो उसी तरीके से जब हम लोग एक मीडियम और दूसरे मीडियम को कंपेयर करते हैं तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है वो रेयरर मीडियम होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। समझ में आया? तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है। बेसिकली हम लोग यहाँ लाइट को एज अ रे ट्रीट कर रहे हैं, लाइट को अभी हम लोग एज अ वेव नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि लाइट अपने को पता है एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन हम यहाँ लाइट को कैसे पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स की तरह पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन में बस हम एक ही चीज जानेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है। उस चेंज होने की, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, पर एक चीज होता है जो कांस्टेंट होता है। वो क्या है? वो है उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लाइट के सोर्स पे, कि वो कहां से निकल रहा है। तो मीडियम पे वो इंडिपेंडेंट होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, इनफैक्ट स्पीड ऑफ कोई भी वेव जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अपने को पता है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो चेंज क्या होगा? वेवलेंथ और स्पीड। मतलब जिस मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, जिस मीडियम में वेवलेंथ कम है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी को ऐसा लिख देते हैं न्यू। समझ में आ रहा? ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लॉ होता है? तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पहला लॉ पढ़ा था, यहाँ पे वो पहला लॉ नहीं है, जो रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ था वो यहाँ का पहला लॉ है। क्या है पहला लॉ? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे always lie in the same plane at the point of incidence।
और दूसरा लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान ले रहे हैं कि ये जो हमारा मीडियम एयर है और यहाँ पे हमारा मीडियम मान ले रहे हैं ग्लास है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराएं तो एयर चूंकि रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हुआ, बेंड हुआ। पर जैसे जैसे हम आई को चेंज करेंगे तो वैसे वैसे हमारा आर भी क्या होगा, चेंज होगा। आई के साथ आर चेंज हो रहा है, लेकिन जो साइन ऑफ आई है बाई साइन ऑफ आर है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा, किसी भी ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, एयर ग्लास के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्लास वाटर ले तो हाँ तब भी कांस्टेंट होगा, लेकिन उस कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और होगा। जैसे मान ले रहे हैं इस कांस्टेंट का वैल्यू मान ले रहे हैं 1.45 आ गया, तो हो सकता है कि अगली उस टाइम का जो ग्लास वाटर का जो कांस्टेंट हो वो कुछ और हो जाए, वो मान लेते हैं हमारा 1.23 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रिलेटिव टर्म है कि अपने को ये बताता है, जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़े हैं ना, उस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है कि जब हम दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि उसका पाथ में जो डेविएशन हो रहा है वो कितने एक्सटेंट तक हो रहा है, कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमने इससे पहले वाले स्लाइड में भी देखा, साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो भी हमारा किस कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट किसके इक्वल था, वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दूसरे टर्म में कैसे डिफाइन कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम जैसे मीडियम 1 को हम ऊपर रखें, मीडियम 2 को हम नीचे रखें, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। लेकिन अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि मीडियम 2 के स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रख रहे हैं, मीडियम 1 के स्पीड ऑफ लाइट को क्या रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कम है, तो ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, मतलब 1 से बड़ा होगा। मतलब कि जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विथ रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम 1 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है if 2 is denser medium and 1 is rarer medium. If 1 is rarer medium and 2 is denser medium, then refractive index of 1 with respect to 2 is smaller than 1. समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं, और जिसका लेते हैं हम उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम बोले ना कि जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम उसको ऊपर रखेंगे और जिसका लेंगे हम उसको नीचे रखेंगे। तो अगर हम मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं वो हमारा कंफर्म हो गया कि वो हमारा या तो एयर है या तो वैक्यूम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अपने को पता है ये कितना होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v, मतलब उस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अलग अलग मीडियम में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होता है। तो अपने को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अपने को पता है कि जो सबसे रेयर मीडियम होता है वो एयर होता है, और जो सबसे डेंसर मीडियम होता है डायमंड, उसका कितना होता है 2.42। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट एयर से डायमंड में जाएगा तो उसका स्पीड कितना टाइम्स कम हो जाएगा, उसका स्पीड 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई 2.42। मतलब कि उस पार्टिकुलर मीडियम में, उस पार्टिकुलर डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना टाइम्स कम हो गया है, वो 2.42 टाइम्स कम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अभी हम लोग देखें, जैसे मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम उसको ऊपर रखेंगे और जिसका ले रहे हैं उसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, हम लोग देखें स्पीड का क्या रिलेशन होता है, λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी, λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हम अभी बताएं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2। अगर हम लोग यहाँ पे रेड लाइट और वॉयलेट लाइट को कंपेयर करें, तो अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट विथ रिस्पेक्ट टू वॉयलेट लाइट, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट लाइट बाई वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट बाई वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। अगर हमको पता है कि जो रेड लाइट का वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है और वॉयलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट विथ रिस्पेक्ट टू वॉयलेट लाइट क्या हो जाएगा, वो 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो देखिए, जैसे अपने को पता है कि ये एयर है तो ये एक रेयरर मीडियम है, ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम होगा, उसके बाद फिर ये एयर हो जाएगा, तो फिर ये डेंसर से कहां पे जाएगा, रेयरर में जाएगा। तो देखिए कोई लाइट रे इंसिडेंट किया मैंने, तो यहाँ पे जो लाइट होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, फिर थोड़ी देर बाद ये किधर चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे ही ये ग्लास से एयर में जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मेन फिनोमेनन को समझना है वो समझना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि जब कोई लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होता है तो जो इंसिडेंट रे होता है वो किसके पैरेलल होता है, इमर्जेंट रे के पैरेलल होता है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है, वो मतलब इमर्जेंट रे इज डिस्प्लेस थ्रू अ सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, ग्लास के थिकनेस पर डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। लाइट रे को इधर से सेम एंगल से अगर हम लोग स्ट्राइक करें तो जिस पाथ से वो आया है वो उसी पाथ में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया किसने था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था न्यूटन ने, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से पास करता है तो अगर हम उसको अपोजिट पाथ पे रिट्रेस करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग कॉपी में सारे डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे और मेरी बातों को जो आपको समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर होगा और एग्जाम में आप अच्छे से इस चीज को लिख पाइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो देखिए, तो एक लेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है हमारा बाइकॉन्केव लेंस। तो इसको बाई क्यों बोलेंगे, देखिए ये भी तो एक सरफेस है, इसको इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, और इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये कोई सरफेस अगर हमारा ऐसा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। तो देखिए बेसिकली प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स में फर्क क्या होता है, इस पे अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक करता है तो वो 2 बार रिफ्रैक्शन को सफर करता है, और इसमें अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक करता है तो ये कितनी बार रिफ्रैक्शन को सफर करता है, वो एक सरफेस से रिफ्रैक्शन को सफर करता है। तो यही फर्क है प्लेनो कॉनकेव में और प्लेनो कॉन्वेक्स में, मतलब इसमें इसका पावर कम होता है और इसका पावर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यादा होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है
इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करें, ठीक है, अगर हम इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करें तो वो क्या हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे फोकस होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉनकेव लेंस में लाइट को स्ट्राइक करें तो वो डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होता है किसी एक पॉइंट से, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल फोकस, और यहाँ पे भी ये जो है ये हमारा क्या है, फोकस है। जिस पॉइंट से वो क्या होता होगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, फोकस है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ टर्म देख ले रहे हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फोकस से। तो ऑप्टिकल फोकस नहीं होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये जो सरफेस है ये एक स्फीयर का पार्ट है, और ये जो सरफेस है ये दूसरे स्फीयर का पार्ट है, और ये स्फीयर का क्या होगा, कोई अपना एक सेंटर होगा। ऐसे ही कॉन्वेक्स का भी एक ऐसा स्फीयर बनेगा दोनों तरफ, तो उसका उस स्फीयर का क्या होगा, कोई एक अपना सेंटर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो। दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें तो इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं, दोनों का लेंथ सेम भी हो सकता है, दोनों का लेंथ डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से, जो हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस हमेशा कहाँ लाई करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैसे अगर अपने को रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम लोग किस किस रूल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रे, जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कॉन्वेक्स के केस में वो कहां से जाएगा, वो फोकस से जाएगा। दूसरा केस, जब लाइट रे फोकस से पास कर रहा है तो वो किधर से चला जाएगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो क्या होगा, वो अनडेविएटेड रहेगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ये 6 लोकेशन में देखते हैं। पहला इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी और 2f के बीच है, मतलब बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। फिर ये क्या है, एट सी। फिर ये क्या है, बिटवीन C एंड F। और फिर क्या होगा, एट F, और फिर अंडर F। ये 6 लोकेशन में हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लोकेशन में अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसा याद रखने के लिए कर देते हैं, इसको लिख देता हूं मैं 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो जो 5 है वो किससे मैच करेगा, वो 1 से मैच करेगा। जो 4 है वो किससे मैच करेगा, 2 से मैच करेगा। 3 से ही मैच करेगा, फिर 2 4 से मैच करेगा, 1 5 से मैच करेगा, और ये जो होगा 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस हो जाएगा। तो इन्फिनिटी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट का रखेंगे तो हमारा इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ पे बनेगा। जब हम सी पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सी पे ही रहेगा। तो देखिए इससे पहले वाला सारा जो इमेज होगा वो रियल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव रखा है। तो जब भी मैग्निफिकेशन का साइन अपने रिफ्लेक्शन में ही बताया था कि नेगेटिव या पॉजिटिव से अपने को उसका साइज के बारे में पता नहीं चलता। नेगेटिव है मतलब वो इमेज रियल है, पॉजिटिव है मतलब वो इमेज वर्चुअल है। ये चारों इमेज जो है वो रियल है इकलौता इमेज को छोड़ के। तो देखिए अगर वो 1 से छोटा है मतलब वो जो साइज है वो बहुत छोटा है, और अगर 1 के इक्वल है तो वो सेम साइज का है, और 1 से बड़ा है तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों केस में जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, इस केस में एग्जैक्टली इक्वल होगा, और बाकी सारे केस में जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए ये सारा में क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, इसमें स्मॉलर देन का साइन है, और इसमें क्या है,
इक्वल टू का साइन है। तो एक एक करके हम इन सब का रे डायग्राम देखते हैं और आप भी अपने नोटबुक में एक एक करके सारे रे डायग्राम को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला है कि जब लाइट रे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। जैसे हमने एक ऐसा एक हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम लोग ऐसे करते हैं पेपर जलाने के लिए, तो दिखते है एकदम छोटा सा डॉट बनता है फोकस पे। वो सोचिए सन जो इतना बड़ा है उसको एकदम उतना छोटा सा इमेज बनता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो होता है, मतलब हम लाइट रे को पैरेलल लेते हैं, तो जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनेगा, वो हमारा इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट क्या था, हमारा जब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, बियॉन्ड सी पे है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ पे बनेगा। देखिए ये साइज बड़ा है और ये साइज जो है वो आपका छोटा है, मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से कम होगा, ठीक है। लेकिन जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो इमेज है वो एक रियल इमेज है। रियल इमेज मैंने पहले ही बताया है, जब लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से कोई इमेज फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब एट एफ पे रहेगा तो दोनों सेम साइज का बनेगा और ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, ठीक है। आप लोग भी ये डायग्राम को ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो वो किधर चला जाएगा, बियॉन्ड सी चला जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारा एट एफ रहेगा तो वो लाइट रे एकदम पैरेलल दोनों लाइट रे चला जाएगा। तो ये मतलब कहीं मीट नहीं कर रहा, मतलब ये पैरेलल चला गया, मतलब ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे हमारा जो है इमेज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट अंडर फोकस होगा तो अंडर फोकस क्या होगा, देखिए तो ये लाइट रे अपने को दिख रहा है ना, डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, तो इधर से वो डाइवर्ट हो रहा है, मतलब वो किधर मिल रहा होगा, वो बैक साइड मिल रहा होगा। तो इसीलिए जो इमेज बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा और जो इमेज होगा वो वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड होगा। समझ में आया मेरी बात। तो ये जो केस है ये किसका केस है, ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। मतलब हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास में देखिए कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जिधर इस साइड ऑब्जेक्ट है तो उसी साइड वो बड़ा सा इमेज फॉर्म हो जाता है ना, तो वही होता है उस टाइम हम लोग जो हमारा जिस चीज को अपने को देखना होता है वो अपने को अंडर फोकस हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका जो इमेज है वो उसी साइड बहुत बड़ा फॉर्म होता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो इसमें दो ही है पर अपने को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। पहला, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो हमारा इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, वो हमारा फोकस पे फॉर्म होता है। तो ये जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और बहुत छोटा होता है, मतलब डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा पर 1 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम दूसरा केस होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखे हैं तो जो हमारा इमेज बनेगा वो लेंस के सामने ही बनेगा और वो छोटा बनेगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी बनाते चलेंगे और इमेज का नेचर भी लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन है वो अपने को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए हमारा कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं। कॉन्वेक्स के 5 केस में जो इमेज था वो इधर बना था, एक केस में इमेज हमारा इधर बना था। मैं इमेज के लिए दूसरा ये कर ले रहा हूँ, दूसरा मार्कर का कलर यूज कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हर केस में इमेज ऐसा बना था, एक केस में इमेज ऐसा बना था और कॉन्वेक्स के केस में ऐसा बना था। तो देखिए इमेज डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करें, यू से हम लोग डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो वो हमेशा नेगेटिव होता। अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करें तो 2 केस हो जाएगा, एक तो हो जाएगा रियल इमेज और एक हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज के केस में जो हमारा v होता है वो पॉजिटिव होता है और जो वर्चुअल के केस में हमारा v होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऐसे इस एक्सिस पे y पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो इसमें 2 होता है, एक होता है रियल का केस और दूसरा जो होता है वो होता है वर्चुअल का केस।
तो रियल के केस में देखिए, तो रियल ऐसा है, निगेटिव वाई एक्सिस पे हम लोग का हाइट है, तो ये जो होगा वो नेगेटिव होगा और ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको दिख रहा होगा जो मैग्निफिकेशन, हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं लेंस फॉर्मूला, और अपने को इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, अपने को इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ना है। तो लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सवाल बनता ही है इससे बड़े क्वेश्चन में। तो लेंस फॉर्मूला हम जब भी अप्लाई करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटी दिया होता है नोन क्वांटिटी का, हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, नोन क्वांटिटी टेकन एज पर साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो जो क्वांटिटी अपने को नहीं पता है उसका साइन कन्वेंशन अपने को नहीं लेना है, जो पता है हमको सिर्फ उसका ही साइन कन्वेंशन लेना है। तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? जो फोकल लेंथ होता है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन ये होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात यहाँ हो रही है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। मतलब मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए m इज इक्वल टू HI/HO। तो अपने को पता है कि वर्चुअल इमेज के केस में जो HI है वो भी पॉजिटिव है और HO भी पॉजिटिव है, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन रियल के इमेज के केस में ये हमारा वर्चुअल है और रियल इमेज के केस में जो HI होता है वो नेगेटिव होता है और HO जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब जो मैग्निफिकेशन आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि जो मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसमें भी जब हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे तो वो भी आ जाएगा, वर्चुअल के केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा और रियल के केस में वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ द लेंस। देखिए पावर ऑफ द लेंस होता है क्या है ना, जैसे मान ले रहे हैं कि ये मैंने दो लेंस बनाया, ठीक है, ये मैंने दो लेंस बनाया, तो एक से अगर लाइट रे ऐसा डाइवर्ज हो रहा है और दूसरा से एकदम ऐसा डाइवर्ज हो जा रहा है, सॉरी कन्वर्ज हो जा रहा है, डाइवर्ज नहीं ये कन्वर्ज हो रहा है, तो देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल ज्यादा है? ये वाला एंगल ऑब्वियसली ज्यादा है, मतलब इसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा और इसका कन्वर्जिंग पावर कम है, मतलब इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। मतलब कोई भी लाइट किस एक्सटेंट से डेविएट हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। अगर हम न्यूमेरिकली बात करें, मतलब कि अगर ऐसे हम लोग टेक्निकली बात करें तो एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन ऑफ द लाइट रे थ्रू अ लेंस इज डिफाइंड एज इट्स पावर। और अगर हम लोग न्यूमेरिकली बात करें तो जो पावर होता है किसी भी सिंगल लेंस के लिए वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इस बात का ध्यान रखना, जो अपने को फोकल लेंथ लेना होता है वो हमेशा मीटर में लेना होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में अपने को फोकल लेंथ नहीं लेना है। तो जो SI यूनिट होता है पावर ऑफ द लेंस का वो क्या होता है? वो होता है डायोप्टर। देखिए लेंथ एक लेंस ऐसा पतला है और एक लेंस जो है वो ऐसा थोड़ा सा मोटा है। तो जो पतला लेंस होगा इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, जो मोटा लेंस होगा इसका फोकल लेंथ कम होगा। मतलब थिनर लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है और थिकर लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कम होता है। तो थिनर लेंस का पावर जो होगा वो कम होगा और थिकर लेंस का जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेंस जितना थिकर होगा मिडिल में पावर उसका उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट होगा हम इस पे सवाल लेकर के आएंगे और हम आपकी तैयारी को जो और पक्की करते रहेंगे। थैंक यू।